नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक। कल के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 में ओरेस्टेड के प्रयोग से संबंधित ये बात सीखी थी कि किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पर उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है ये बात हम ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से प्राप्त नहीं कर पाए। हमने बस इतना ही देखा कि तार के अंदर धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसमें भी हमने विक्षेप से संबंधित बातें सीखी कि जब तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित की जाए और चुंबकीय सुई को नीचे रखा जाए तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव तार की ओर विक्षेपित होगा और दक्षिणी ध्रुव दूर भागेगा। कहने का मतलब इस तार के नीचे वाले हिस्से में इस प्रकार का ध्रुव उत्पन्न होता है। वहीं हमने ये भी बात सीखी कि जब धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करें, यानी तार को दक्षिण से उत्तर दिशा में रखा हुआ है और चुंबकीय सुई को ऊपर ले जाया जाए तो चुंबकीय सुई का एस ध्रुव इस तार की तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थात तार के ऊपरी वाले सिरे में एन प्रकार का ध्रुव जनरेट होगा। हमें ये पता है चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है, और समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी हिसाब से हमने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ये कल देख लिया था कि किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु उसका मान कितना होता है ये हम नहीं सीख पाए थे। तो इसको समझाने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक था बायो, दूसरा था सावर्ट। बायो और सावर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट दिया और उसका स्टेटमेंट से हम ये बात सीखते हैं कि किसी पॉइंट पर धारा का ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट्स लॉ, स्पेलिंग में टी आता है, ध्यान रखें। बायो में बायोलॉजी वाला बायो नहीं है ये। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। नंबर एक बात, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि मान लो ये वायर है और इस वायर में हमने आई धारा प्रवाहित कर दी, तो तार हो सकता है अनंत लंबाई का हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई एक्स वाई हमने तार ले लिया, तार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इससे हमें लेना देना है, लेकिन हम पहले एक अल्पांश की ही बात कर लेते हैं। इसमें हमने ये कह दिया कि इस तार में हमने कोई एक अल्पांश ले लिया है ए बी जिसकी लंबाई है dl। कितनी लंबाई है? dl। इस dl लंबाई अल्पांश से r दूरी पर प्रेक्षण बिंदु P है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि लंबाई dl है इसलिए हमने चुंबकीय क्षेत्र को भी dB कह दिया। कितना कह दिया? dB। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है इसके लिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ये लंबाई अल्पांश से P बिंदु को जोड़ने वाली रेखा है, ये इस लंबाई अल्पांश के साथ अगर कोण थीटा बनाए, लंबाई अल्पांश dl हो, धारा इसमें I प्रवाहित करें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है? तो लिखो, चित्र बना लो भाई। तो हम लिख सकते हैं इसका मान, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती। पहली बात तो ये हो गई।
कि प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती, अर्थात dB समानुपाती होगा I। एक बात। नंबर 2 बात, तार के लंबाई अल्पांश, तार के लंबाई अल्पांश dl के समानुपाती, यानी कि dB जो है समानुपाती dl। लंबाई अपने आप में एक दिशा होती है, डायरेक्शन है उसकी, A से B या B से A की बात है। नंबर 3 बात, ये जो लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। नंबर 3 बात, तार के लंबाई अल्पांश dl तथा प्रेक्षण बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य, लाइन पूरी सुनना, ये किसके बीच है? तार के लंबाई अल्पांश dl और प्रेक्षण बिंदु P को मिलाने वाली रेखा जो कौन सी है? dl से P तक, ये वाली, के मध्य बने कोण, कोष्टक में लिख सकते हो थीटा, कोण, रेखा के मध्य बने कोण थीटा की ज्या के समानुपाती। ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, ज्या के समानुपाती होता है। 2-3 नाम होते हैं हमारे हिंदी में, एक तो होता है स्पर्श ज्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टेंजेंट, जिसको हम लिखते हैं टेन थीटा। एक होता है कोज्या, कोज्या का मतलब होता है कोसाइन, उसको हम लिखते हैं कोस थीटा। एक होता है ज्या, तीनों शब्द सुनना ये ध्यान से। ज्या का मतलब होता है साइन, SIN, साइन, उसको लिखते हैं हम साइन थीटा। ये तीनों शब्द जो है कहीं सेमीकोलन में लिख लो, याद रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे। ज्या के समानुपाती अर्थात dB समानुपाती साइन थीटा। नंबर 4 बात जो है वो है प्रेक्षण बिंदु, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। प्रेक्षण बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात dB जो है समानुपाती 1/r² या फिर r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चारों को एक साथ लिख देंगे, तो चारों को एक साथ लिखते ही बायो-सावर्ट का पूरा नियम आ जाएगा। तो अब इन चारों स्टेटमेंट को एक साथ लिखें अगर, तो हम कह देंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB समानुपाती हो जाएगा धारा के I, लंबाई अल्पांश के भी समानुपाती है dl, साइन थीटा के भी समानुपाती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। उसके बाद dB जो है, जैसे ही आप ये समानुपाती साइन हटाते हो तो कांस्टेंट में आ जाता है μ0/4π, इसको बोलते हैं μ0/4π, ये कांस्टेंट में आ जाएगा। और IDL
साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब कह दो सर ये कौन सा नियतांक, अरे हमने चैप्टर नंबर पहले में भी तो ये बातें सीखी थी कि बल F का मान जो था समानुपाती था Q1 Q2 के और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, और K का जैसे ही मैंने मान रखा वो मान था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आया था, ये क्या है ऊपर आया है, फर्क इतना ही है। हालांकि इनके मान में भी अंतर है, क्या मान में अंतर है वो हम जानते हैं, अब सीखेंगे। अभी देखो आप याद रखो, अगर कोई धारा प्रवाहित होती है या कोई आवेश गति करता है किसी तार में, तो उसमें अकेला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? अब विद्युत क्षेत्र की जो पारगम्यता है या विद्युतशीलता है ये, और चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता, ये एक दूसरे के अपोजिट रहती है, यानी एक हर में आएगी तो दूसरी अंश में आएगी। कहने का मतलब ये है एक दूसरे के नॉर्मल है। ये भी याद रखो, आगे के चैप्टर में हम सीखेंगे कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का अगर प्रोडक्ट कर दें और उसका भी अगर अपन अंडरूट कर दें, प्रोडक्ट अंडरूट और 1 में रख दें, तो वो प्रकाश के वेग c को प्रदर्शित करता है। c का मान जानते हो ना आप, 3.8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मान जो होता है ना, ये प्रकाश के वेग को ही रिप्रेजेंट करेगा। आगे चैप्टर नंबर 17 में ये सब चीजें सीखेंगे हम लोग। यानी कि अब हम ये बात सीखना पड़ेगी अभी कि ये म्यू जीरो क्या आ गया हमारे लिए। तो हम देखो देखते हैं, लिखो म्यू 0/4 पाई, जहां म्यू 0/4 पाई ये मान आता है 10⁻⁷ के बराबर, 10⁻⁷ के बराबर। अब कह दो सर इसका मात्रक, अरे भाई इसको यहां रखोगे तो इस मीटर स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये करंट नीचे आएगा, ये मीटर नीचे आएगा, साइन थीटा की कोई विमा होती नहीं है, तो ये आ जाएगा एम्पियर मीटर। 1 मीटर कट गया तो इसकी विमा क्या बन गई, देख लो अब तुम लोग ही। फिर से लिखूं या इसको याद रह जाएगा? मैं नए लिखूं तो चलेगा या फिर लिख देता हूं 10⁻⁷। ये मान आ गया म्यू 0/4 पाई का टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो कहते सर म्यू जीरो का मान चाहिए हमें, अरे भाई साहब म्यू जीरो का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये लो, ये म्यू जीरो का मान आ गया। आपको याद होगा एप्सिलॉन जीरो का मान, वो मान था 8.85 × 10⁻⁻12। हाँ, ये मान था कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां ये जस्ट अपोजिट बातें आ गई सारी। तो ये विद्युतशीलता कहलाती थी, इसको कह देना चुंबकनशीलता, निर्वात की चुंबकनशीलता। निर्वात नाम और लिखो आगे। निर्वात की चुंबकनशीलता, पूरा ही मामला बदल गया, देख लो। तो ये नियम तो याद होना ही चाहिए, इस नियम पर तो हम लोग आधा चैप्टर कवर करेंगे। बायो सावर्ट का नियम जो है ये आधा चैप्टर कवर करेगा, इसलिए ये बातें याद होनी चाहिए। और देखो नीचे वाला लाइन में फिर से विशेष स्थितियां लगा दो भाई। नंबर 1 विशेष स्थिति, थीटा बराबर 0 डिग्री हो। 0 का मतलब समझ रहे हो, ये जो तार है और ये जो थीटा कोण बन रहा था ये कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, इस पॉइंट पर आ जाए, P बिंदु पर। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो dB का मान क्या आ जाएगा 0, और थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, तो dB का मान मैक्सिमम होगा म्यू 0 ये भूल मत जाना बार बार,
म्यू 0/4 पाई IdL/r²। साइन 90 का मान तो 0 1 हो जाता है। 180 डिग्री भी अगर करें तो भी 0 हो जाता है। तो ये विशेष स्थितियां इनकी आ गई। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। नया नियम आ गया इसी का ही। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो बच्चों, धारावाही चालक तार ले लिया हमने और सीधा और लंबा है, तो हम कह देंगे माना XY अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित की जाती है। I धारा प्रवाहित की जाती है। कुछ बातें समझने वाली है जो धीरे धीरे समझनी है अपने को। इस चालक तार में यदि DL लंबाई अल्पांश लिया जाए, जहां से R दूरी पर कोष्टक में लिख सकते हो बिंदु P, R दूरी पर यानी बिंदु P, R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यदि तार से बिंदु P की सीधी दूरी, ये और बात याद रखें, सीधी दूरी स्मॉल d माने, दोनों में अंतर है देखना बच्चों, स्मॉल d माने तो चित्रानुसार, अब चित्र बनाते हैं इसका, चित्र ही तो इंपॉर्टेंट है इसका, चित्र ही तो इंपॉर्टेंट है इसका, वही बात तो अपने को समझनी है, यही बात तो हमें समझनी है। देखो चित्र कैसा है इसका, चित्र इसका देखो भाई, ये हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है। चालक तार की लंबाई जो है इनफाइनाइट है, अनंत लंबाई का चालक तार है, और इस चालक तार में हमने I धारा प्रवाहित कर दी। कितनी धारा? I। और इस चालक तार में हमने एक लंबाई अल्पांश ले लिया जो है DL, क्योंकि टोटल लंबाई तो हमारे पास
अनंत है, परिभाषित नहीं है लंबाई इसकी। तार की लंबाई कितनी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, थोड़ी लंबाई और बढ़ा देते हैं ताकि चित्र अच्छा बनेगा। सेंटर थोड़ा यहां ले जाते हैं इसका। इस लंबाई अल्पांश से और थीटा कोण बनाते हुए ये लंबाई अल्पांश है, इसके साथ कितना कोण बना थीटा, और P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये सेंटर बिंदु है O, लंबाई अल्पांश था dl, याद रखें इस बात को। लंबाई अल्पांश dl के सेंटर O से हमने P बिंदु पर r दूरी मान ली। कितनी दूरी? r। ये मैंने सीधी दूरी इसलिए खींची है कि इसका भी हमारे पास मान अगर आ जाए तो हम कोई नई चीज ज्ञात कर सकते हैं। ये O डैश बिंदु मान लो, मेन अल्पांश तो ये है dl, जिसका बायो-सावर्ट का नियम लगता है I dl sin थीटा। थीटा कौन सा? ये। लंबाई अल्पांश कौन सी? ये। ठीक है, हो सकता है थीटा का मान 90 डिग्री हो तो d के बराबर आ जाए, ये बात एक ही बात है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होता तो ये d और ये r दोनों बराबर हो जाते, लेकिन मैंने सीधी दूरी भी मान ली इसकी d। यूं समझो ये तार है, ये पूरा तार है, इसमें धारा I प्रवाहित कर दी, तो इससे कैपिटल D यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल d दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने ये कह दिया कि यहां पर ये अल्पांश ले लिया, ऊपर वाला ये ढक्कन वाला जितना पोर्शन है, इससे इस बिंदु P पर जो मान आएगा तो वो इस थोड़ा तिरछा आएगा। स्ट्राइट डिस्टेंस तो सेंटर यहां से थी, तो ये वाला मान r है और ये वाला अल्पांश dl है। अब मैं ये भी कह दूं कि यदि इसके किनारों से, तार के किनारों से अगर हम कोण की बात करें तो अंदर का कोण θ1, और इस किनारे की बात करें तो बाहर के साथ ये कोण बनाता है θ2। अंदर का कोण θ1 था तो बाहर से कितना बन गया? θ2। यानी कि अगर आप θ1 और θ2 दोनों की बात करो तो θ1 प्लस θ2 दोनों का मान 180 आ जाएगा। θ1 ये, इसके बाहर वाला कोण ये इधर, तो ये कितना हो गया? 180। कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे भी डिटरमाइन कर लेंगे। यानी कि इन पॉइंटों से, जिसको मैं कह रहा हूं एक्स वाई तार था, तो एक्स और वाई से भी अगर मैं इसको P बिंदु पर दूरी के लिए अलाइनमेंट डालूं तो वो θ1 और θ2 कोण बनाता है। चित्र बना दो अच्छे से, बढ़िया सा चित्र बना दो। दूसरा ये भी मैं एक बात समझाने का प्रयास करूंगा कि लंबाई अल्पांश का केंद्र जो है ना, वो इस सीधी दूरी वाले सेंटर बिंदु से L दूरी पर है। तो हमारे पास एक त्रिभुज बनने जा रहा है, ध्यान से देखो, बहुत शानदार त्रिभुज बनने जा रहा है। वो है O से O डैश, O से O डैश और P, जिसमें ये लंबाई L है, ये D है और ये R है। छाप दो भाई। और ये भी ध्यान दो, ये अंदर का जो ये कोण है ना, ये 180 माइनस थीटा है, याद रखो। और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। थीटा, अब थीटा की जगह कितना डिग्री है? 180 माइनस थीटा। इसके सामने वाला ये लंब, ये आधार, ये क्या हो गया? कर्ण। ये काम में आएगा हमारे पास। अभी पहले चित्र बनाओ अच्छे से, फिर समझाता हूं चित्र को, पहले चित्र बनाओ। यही डायग्राम है जो हमारे इस चैप्टर को 50% तक पहुंचा जाएगा। अगर ये अच्छे से समझ लिया तो आगे के टॉपिक हम इसी पे आधारित लेके चल लेंगे, सारी बातें यहीं घुमा देंगे इसी पे। देखो आप, इसलिए अच्छे से समझो इसको। तो अब अपने पास इसमें ये सारा डायग्राम जब बनता है कि तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, लंबाई अल्पांश हमने dl ले लिया, जिसकी लंबाई dl और उसके सेंटर O से O डैश, O डैश क्या है? सीधी दूरी वाली लंबाई, और लंबाई अल्पांश से दूरी कौन सी होती है? r। अब मैं ये कहूं कि इनके
अल्पांशों के साथ यानी किनारों के साथ अगर इनके कोण θ1 और θ2 बने, वह बिंदु पर बनने वाले कोण φ1 और φ2 हो। तो ये बात और लिख देते हैं, यदि तार के किनारों से बिंदु P को मिलाया जाए तो किनारों के साथ बनने वाले कोण θ1 व θ2 तथा बिंदु P पर बनने वाले कोण φ1 व φ2 हो तो बायो-सावर्ट नियम से dl लंबाई अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dl लंबाई अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, वही सूत्र जो पहले पढ़ के आए हैं, dB समानुपातित होता है IDL sin थीटा बट्टा r स्क्वायर। अरे भाई इस लंबाई अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर तो दूरी तो आ रही है, अगर आप कांस्टेंट चिन्ह हटा भी दो तो आ जाएगा μ0 बट्टा 4 पाई IDL sin थीटा बट्टा r स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सदिश रूप में मैंने इसको लिखा ही नहीं है, हम तो परिमाण ही ज्ञात करने जा रहे हैं इसका। ये हमारे पास मेन सूत्र आ गया इसका। हमें तो पूरे वायर का चाहिएगा, तो वायर को ज्ञात करने के लिए dl का r का सब का मान चाहिए। तो हम कह देंगे dl या कह देंगे dB का मान, ऐसे लिखेंगे dB का मान dl r तथा sin थीटा के परिवर्तन होने से भी परिवर्तित होता है। अतः इनके मान ज्ञात करने के लिए देखो अभी मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, त्रिभुज चित्र में लेंगे ये बात, चित्रानुसार त्रिभुज ऐसे भी लिखते हैं इसको, त्रिभुज ओ डैश पी से, देखो ओ डैश ये ओ से ये ओ डैश ये पी, ये वाला त्रिभुज कोट थीटा बराबर, कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, ये लंब है, थीटा की जगह क्या है 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह है 180 माइनस थीटा, तो कोट 180 माइनस थीटा का मान आ गया L/D। ये प्यारे विद्यार्थियों याद रखो, यानी कि ये त्रिभुज हमारे पास ऐसा बना हुआ है जिसमें थीटा की जगह हमारे पास 180 माइनस थीटा है, ये देखो, तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये जिसका लंब का मान क्या है D, आधार ये है, ये कर्ण है R वाला, तो कोट 180 माइनस थीटा का मान आ गया L/D। इसका अवकलन कर दो भाई, dl का मान आ जाएगा, इसका अवकलन करो, इसके नीचे वाला लाइन में लिखो फिर
आ जाएगा उत्तर। देखो बहुत आसान उत्तर है इसका। तो इसके ऊपर लिखना शुरू कर रहे हैं। समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का अवकलन करने पर तो dl, l का क्या हो जाएगा dl बट्टा d, तो कांस्टेंट है भाई साहब, इसका तो होगा नहीं। कोट थीटा का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 180 माइनस थीटा। कोसेक स्क्वायर वो भी माइनस का, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर आ गया। इसको अगर एक स्टेप और लिखो तो ये आ सकता है बच्चों, कोट 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा, दैट इज बिकम L अपॉन डी। ये लिखो, बेटर रहेगा। समीकरण नंबर 2 इसको दो, इस कोट थीटा वाले के नीचे एक स्टेप और लिखो। कोट 180 माइनस थीटा का जो मान होता है ना, कोट 180 माइनस थीटा का जो मान होता है वो माइनस कोट थीटा होता है। तो यहां ये पूरी समस्या ही खत्म हो जाए हमारे। कोट थीटा का सीधा सीधा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस चिन्ह पहले से चल रहा था तो इसलिए थीटा का और करो, फिर थीटा का हो जाएगा डी थीटा। तो वास्तविक रूप से समीकरण 2 का अगर अवकलन करो तो कोट थीटा का तो अवकलन हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एल का हो गया डीएल, और डी कांस्टेंट है, डी पड़ा है। कोट का था कोसेक स्क्वायर वो भी माइनस का, थीटा का वापस डी थीटा, बाहर वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। इसका मतलब डीएल का मान आ गया डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक बात तो कंप्लीट हो गई हमारे पास, ये समीकरण नंबर 3 से डीएल का मान तो निकल गया। और देखो बच्चों, वही त्रिभुज वापस अप्लाई करते हैं। कौन सा त्रिभुज? यही जिसमें आर का मान भी निकलेगा। तो त्रिभुज ओ ओ डैश पी से कोसेक 180 माइनस थीटा का मान कितना होगा इस त्रिभुज में? याद रखो, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है? आर, लंब क्या है? डी, तो इसका मान हो जाएगा आर बटा डी। सीधा सीधा याद, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, थोड़ा माइंड को मैनिपुलेट करो। थीटा की जगह 180 माइनस थीटा है, तो कोसेक 180 माइनस थीटा, यानी इस त्रिभुज में ये थीटा की जगह वैल्यू है। इसके सामने वाला लंब होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर किसका मान हो जाएगा? कोसेक थीटा का मान। अब आपको याद है 180 माइनस अगर थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा में रह जाएगा, और साइन जो है वो प्लस का ही रहेगा। ASTC रूल याद करो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा मतलब यहां कहीं आएगा कौन? यहां साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं, और कोट नेगेटिव इसलिए आ गया था कि इस चतुर्थांश में कोट का मान नेगेटिव होता है, इसलिए कोट 180 माइनस थीटा का मान माइनस कोस थीटा लिया था हमने। ठीक है ना? ये 11th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है, वीडियो में भी और क्लास में भी अच्छे समझाया इसको, और 10th स्टैंडर्ड की ये सारी बातें हैं। तो कोसेक 180 माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा ही होता है, इसका मान आ गया आर अपॉन डी। तो इसका मतलब आर का मान भी तो आपके पास आ गया कोसेक थीटा। लो साहब, आर का मान भी आ गया, डीएल का मान भी आ गया, तो डीएल और आर की जगह ये दोनों मान रख दो समीकरण 3 और 4 से, तो डीबी का मान आ जाएगा। यही तो हम चाह रहे थे। फिर समाकलन कर देंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक की लिमिट लगा के सारा हल हो जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत शानदार बात है ये। कैसे? देखो, अतः
समीकरण 1 में 3 व 4 का मान रखने पर, मान रखने पर, चलो भाई मान रखो, तो डी बी बराबर म्यू 0.4 पड़ा है पहले से, ये तो कांस्टेंट है, चलेगा चलेगा, थोड़ा इधर और किसका लेते हैं, इसको बेटर रहेगा। मैं इस डायग्राम को इसलिए नहीं मिटा रहा कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी हमें, इस डायग्राम को मैं इसीलिए नहीं खत्म कर रहा अभी। तो डी बी बराबर म्यू 0.4 आई की जगह आई पड़ा रहने दो, dl की जगह ये मान पड़ा d कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, दैट इज dl, इनटू क्या है बच्चों, साइन थीटा, ये भी तो लिखना तो है ही, बट्टा में आर स्क्वायर, आर की जगह ये पड़ा देखो मान, समीकरण 4 वाला, तो ये आ गया आर कोसेक थीटा, ओए छोरे आर का मान है डी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अतः समीकरण 1 में 3 व 4 का मान रखने पर यह मान आ गया। ये लाइन को मिटा देता हूं मैं, लिख तो लिया आपने, डीबी का ये मान आ गया। देखो कुछ संख्याएं कट रही है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर देखूं तो ये कोसेक स्क्वायर बनेगा, ऊपर वाले कोसेक स्क्वायर को खा जाएगा, नीचे डी स्क्वायर बनेगा, ऊपर एक डी है इसको भी उड़ा देगा ये, तो डी बी का मान आ गया म्यू 0.4 आई का मान पड़ा है, ये डी कोसेक स्क्वायर सब उड़ गए, साइन थीटा और डी थीटा नहीं उड़ा है, ध्यान रखें, होल डिवाइडेड बाय केवल अकेला डी बच गया है शेर, ऊपर वाले एक डी ने इसके स्क्वायर को भी उड़ा दिया। यही तो हमें आंसर चाहिए था। अब कह देंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र, दैट्स ऑल, समीकरण 5 कह दो। अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र, अरे भाई कह देते कि सर डीएल का भी तो समाकलन कर सकते थे, अरे नहीं भाई, डीएल की कोई सीमा ही नहीं है हमारे पास, अनंत है ये तो भाई, इसलिए इसका समाकलन हो नहीं रहा था। आर की भी तो कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है आर कितना लंबा चौड़ा होगा, थीटा का मान भी तो हमें फिक्स नहीं है ना, 90 डिग्री थीटा 1, ये थीटा 1 और थीटा 2 ये फिक्स कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, क्योंकि किनारों से तो हम कोण माप सकते हैं, बीच वाला कोण कितना डिग्री का है हमें पता नहीं, थोड़ा सा की वैल्यू चेंज होगी तो बी का मान चेंज हो जाएगा। अगर ये थीटा, अगर मैं थोड़ा सा पी को ऊपर खिसका दूं थीटा चेंज हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर बी का मैग्नेटिक फील्ड का मान कुछ अलग है, यहां पर कुछ अलग आएगा, यहां पर कुछ अलग, यहां पहुंचते ही कुछ अलग आ जाएगा, समझे आप। तो कहने का मतलब किसी फिक्स पॉइंट के लिए थीटा का मान थीटा 1 और थीटा 2 की सहायता से ज्ञात कर लेंगे हम लोग, इसलिए मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया इस त्रिभुज को यूज करते हुए। त्रिभुज को यूज अच्छे से करना है, इस त्रिभुज का यूज ही है बस, और कोई त्रिभुज काम ही नहीं कर रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन dB का कर दो भाई साहब, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। आगे बढ़ो, ये अब सारे काम में आ गए, पीछे वाले मिटा देता हूं मैं, डायग्राम को अभी जरूरत फिर पड़ेगी हमें, जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं बताने वाला हूं। ये सारा काम आ गया हमारे पास टॉपिक। देखो बच्चों, डी बी का मान रख दो प्यारे विद्यार्थियों, दैट इज म्यू 0/4 आई साइन थीटा डी थीटा बटा डी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक लिमिट। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का मान, जो कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल दो, म्यू 0/4 आई और डी सब बाहर निकाल दो, म्यू 0/4 आई अपॉन डी ये तो बाहर निकल गया, समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा डी थीटा, ये लो कहां से कहां पहुंच गए। और देखो
साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, साइन थीटा का समाकलन हमारे पास होता है माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा, लिमिट हमारे पास है θ1 से θ2 तक। दैट इज बिकम, प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो किस प्रकार का सूत्र बन गया, कहां से चला था और कहां पहुंच गए। θ2 रखो θ1 की जगह पहले, तो θ2 माइनस, ये माइनस फिर अटैक करेगा इसके साथ, ये लिमिट अंदर रख दी। अगर थोड़ा सा 12वीं स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो θ1 को मैं इधर ले आऊं ताकि ये इसमें से घट जाए, कोस θ1 में से कोस θ2 को घटा दो ना, ताकि ये माइनस हमें परेशान नहीं करे इधर वाला। ये लो भाई साहब, सीधे धारावाही चालक तार के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आएगा। यह समीकरण सीधे धारावाही चालक तार के कारण, चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे कन्वर्जन भी तो करना है। ये थीटा तो हमें वो वाले मान हैं, ये समीकरण तो उसको प्रदर्शित करती है जब θ1 और θ2 यानी तार के साथ कोण बनते हो। नीचे लाइन और लिख देता हूं नोट डाल के, यह समीकरण या यह सूत्र, यह सूत्र, यह सूत्र चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के उस मान को प्रदर्शित करता है, उस मान को प्रदर्शित करता है जब कोण तार के साथ बनते हो। देखो बहुत शानदार बात है बच्चों, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे बहुत सारे। यही सूत्र कुछ नई चीज में बदलने वाला है, तो सूत्र का प्रारूप ही बदल जाएगा जैसे ही मैं φ1 और φ2 में इसको लिखूंगा। इस सूत्र को φ1 और φ2 में अगर लिखूंगा तो ये पूरी वैल्यू बदल जाएगी, कोस की जगह साइन आ जाएगा, तो साइन θ1 और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं, उसमें थोड़ी सी लाइन में फर्क होता है कि यदि कोण बिंदु पर बनते हो तो ये सूत्र दूसरा वाला लग जाएगा, यदि कोण तार के साथ बनते हो तो ये सूत्र लग जाएगा। बाकी सारी बातें वो की वही, कि एक धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, यदि कोण θ1 और θ2 का मान, इसका मतलब तार के साथ बन रहे हैं, यदि कोण θ1 और θ2 के साथ बिंदु पर बनते हो तो θ1 और θ2 की जगह हम φ1 और φ2 वाला सूत्र लगा देंगे, और अगर तार के साथ बनते हैं तो ये कोण बना देंगे। मैंने ये लाइन इसीलिए लिख रहा हूं अलग से कि यह सूत्र चुंबकीय क्षेत्र के उस मान को प्रदर्शित करता है जब कोण तार के साथ बनते हो, तार के साथ बनते हो। और देखो साथ में बात, नई बात, यदि कोण बिंदु पर लिए जाएं, 2 नंबर बात देखो इसकी, यदि कोण बिंदु पर लिए जाएं, इस P बिंदु की बात चल रही है, यदि कोण बिंदु पर लिए जाएं, इस बिंदु P पर, तो यहां ये बात और लिख देंगे। नंबर 2 बात, यदि कोण बिंदु पर यानी φ1 व φ2 लिए जाएं तो याद देखो, इस त्रिभुज में देखो एक्स ओ डैश पी में, देखो त्रिभुज एक्स ओ डैश पी में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, जिसमें ये कोण तो 90 डिग्री का है भाई साहब,
तो φ1 और θ1 का मान कितना आना चाहिए? φ1 प्लस θ1 बराबर π/2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोण ये तीनों मिलने के बाद तो 180 का हो जाता है। तो θ1 बराबर क्या आ गया भाई साहब? π/2 माइनस φ1। ये θ1 की जगह रख सकता हूं, इसकी जगह वह त्रिभुज YO'P में देखो, ये अंदर वाला ये जो कोण है ना, ये कोण होगा 180 माइनस θ2। ये कोण 180 माइनस θ2, ये कोण φ2, ये तो 90 होता ही है। इसके साथ बाहर से कोण बन रहा है, तो ये अंदर का कोण बन जाएगा 180 माइनस θ2। इसके साथ जैसे ही आप ये φ2 जोड़ोगे तो इस भुजा के साथ ये कोण तो 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब त्रिभुज YPO' से 180 माइनस θ2 प्लस φ2 बराबर आएगा 90 डिग्री। मैंने π/2 को 90 बोल दिया है भाई साहब, क्योंकि यहां अगर पाई लिखना पड़ता, वरना तो ये आ जाएगा। देखो θ2 के बराबर रखना है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 और प्लस φ2 बराबर θ2। देखो इस θ2 को मैं इधर ले गया, 90 को इधर ले आइए, यहीं पड़ा है। ये कितना बच गया बच्चों? इसको मैं अब लिख देता हूँ π/2 के रूप में, क्योंकि ये 90 बचेगा। π/2 प्लस φ2 बराबर आ गया θ2। ये किससे बन रहा है? कौन से त्रिभुज से मिल रहा है? YPO'। इसका मतलब θ2 की जगह रख दूंगा π/2 प्लस φ2 और θ1 की जगह रख दूंगा π/2 माइनस φ1। तो अतः सबसे नीचे आ जाएगी लाइन। अतः B बराबर μ0/4 पाई I अपॉन D। कोस θ1 की जगह क्या आ जाएगा? कोस π/2 माइनस φ1, फिर माइनस कोस π/2 प्लस φ2। ये समीकरण आ गई। लिख दो बच्चों, प्यारे विद्यार्थी। देखो तो B का मान यहां वाला, ये वाला मान लिख रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखो, ये कोस वाला जो मान वापस लिख रहा हूं एक बार पूरा स्टेप, ताकि यहां क्लियर दिख जाए आपको। B बराबर μ0/4 पाई I अपॉन D पढ़ाई है। कोस π/2 यानी 90 माइनस φ1 है, तो कोस बदल जाएगा साइन में, प्लस के साइन के साथ आएगा, तो साइन φ1 बन जाएगा माइनस कोस π/2 प्लस φ2। ये किस में बदल गया? साइन थीटा में। ये वाला मान किस में बदल गया? साइन थीटा। थीटा की जगह क्या मान है? φ1, तो साइन φ1 माइनस ये मान बदल गया माइनस साइन φ2 में। क्यों भाई? ASTC रूल लगा के देखो, इधर 90 डिग्री होता है, 90 में φ2 जुड़ रहा है, तो कोस किस में बदल जाएगा? माइनस साइन φ में। नियम याद है ना? 0 से 90 तक सभी पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच केवल साइन का और कोसेक 2 का मान ही पॉजिटिव रहता है। लेकिन हम तो किसका मान ज्ञात कर रहे हैं? कोस का। तो कोस तो नेगेटिव में बदल जाएगा, और जब 90 में कोई चीज जुड़ती है तो कोस बदल जाता है साइन में, साइन बदल जाता है कोस में, और थीटा वाला मान आ जाता है साथ में। ASTC रूल तो केवल नेगेटिव और पॉजिटिव की ही बात करता है कि नेगेटिव कौन रहेगा, पॉजिटिव कौन रहेगा। तो 90 प्लस φ2 का मतलब कोस का मान नेगेटिव आएगा, π/2 प्लस θ2 का मान कोस बदल जाएगा साइन में। अगर ये 180 में से जुड़ता या घटता तो कोस कोस में रह जाता। अगर 270 में अगर कोई चीज जुड़ती है, थीटा का कोण जुड़ता है या घटता है, तो कोस साइन में बदल जाता है, साइन कोस में, टेन कोट में बदल जाता है, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर 90 270 इनमें अगर कोई चीज जुड़ती है या घटती है तो कन्वर्जन होता है।
अदरवाइज 180 डिग्री या 360 डिग्री में थीटा कोण जोड़ा जाए या घटाया जाए तो साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है, टेन टेन, कोट कोट में, सेक सेक से, कोसेक कोसेक में रह जाता है। तो कहने का मतलब उनका रेशियो चेंज नहीं होता। तो b बराबर, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी दैट इज बिकम साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। देखो सूत्र ही बदल गया बच्चों। मैं यही कह रहा था कि ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र है P बिंदु पर अगर कोण के मान दिए हुए हो तब, अगर तार के साथ कोण दिए हुए हो तब वो पहले वाला सूत्र हमारा कौन सा, B बराबर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब यही तो हमें तार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देगा। कल हम इसके अनुप्रयोग करेंगे नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कल इस तार से संबंधित सारे अनुप्रयोग कि P का मान अगर किनारे पे ले आए तब कितना आएगा, P का मान अनंत पर हो तब कितना होगा, ये सारी बातें हम कल चर्चा करेंगे नए टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।